गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ का सेकंड पार्ट। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कैसे निकालते हैं, और मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज्ड वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया था। आज आपको बताएंगे कि किसी थिन शीट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, और एक यदि वही चार्ज इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर में फैला हो तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। ओके, तो ये सब मैंने पहले ही बताया कि दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ द गॉस लॉ। तो गॉस लॉ का इसके अंदर हम यूज करेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए, इन सभी का डेराइव करने के लिए मैंने आपको सिखाया था कि इसके ये जो 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं आपको ध्यान में रखने होते हैं। किसी भी चार्ज बॉडी का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है तो उसके लिए आपको पहले उसके अराउंड एक गॉसियन सरफेस कंसिडर करना पड़ेगा, जो मैंने आपको बताया था कि गॉसियन सरफेस के अंदर एक बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। और वो क्या बात ध्यान में रखनी पड़ेगी, सेकंड स्टेप में आपको इसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसकी सिमेट्री, यदि कोई चीज सिमेट्री में है तो मतलब उसका थीटा की वैल्यू क्या है, 0 है, जो मैंने आपको बताया था। और यदि ऐसा नहीं होता है तो हमें यहाँ निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अदरवाइज यदि सिमेट्री नहीं है तो हम उसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड करके भी हम इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। ओके, थीटा अलग अलग होते हैं तो हम सिमेट्री ना होने के कारण अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज वायर। ओके, अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। ड्यू टू एन इनफाइनाइट, यहां भी शीट कैसी है, इनफाइनाइट थिन शीट, थिन चार्ज शीट। यहाँ जो सीट है वो कैसी है, चार्ज सीट है। ओके, तो अब इसके अंदर हम देखते हैं कि थिन सीट से मतलब क्या हुआ, कि मैंने आपको कल भी बताया था थिन सीट से मतलब है कुछ ऐसा, लाइक दिस। ओके, थिन सीट है तो अब इस थिन सीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे वो कैसे होंगी, ठीक है। तो मैंने पहले कहा ना कि जैसे ये कोई ऐसी आपके पास थिन सीट है लाइक दिस, और इस थिन सीट के चार्ज है तो सपोज दिस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, ये पॉजिटिवली चार्ज सीट कुछ ऐसे रखी है, और आपको पता है अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ एग्जर्ट करेगा, इन बोथ डायरेक्शन। इसके इस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके सीट के इस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। ओके, अब यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सर, आपने इसके इधर और इधर तो ले ली, आपने इसके इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर नहीं ली, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके नीचे नहीं ली। चलो बताओ ऐसा क्यों नहीं किया मैंने। तो कोई भी सीट है, कोई भी चार्ज बॉडी है तो वो पॉजिटिव है तो वो अपनी हर डायरेक्शन में क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हर डायरेक्शन में करेगा, है कि नहीं? ऐसा होना चाहिए कि नहीं। लेकिन मैंने इसमें ऐसे कैसे करके दिखा दिया, मैंने ऊपर और नीचे बिल्कुल नहीं बनाया। ऐसा क्यों, देखो ध्यान से देखो, व्हाट इज दिस, इनफाइनाइट थिन शीट है। इनफाइनाइट थिन शीट से मतलब है कि यहाँ ये ऊपर तक ऐसे फैली हुई है और ऐसे हर डायरेक्शन में, और ऐसे काफी लंबी चौड़ी ये सीट है। तो इस केस के अंदर आपको एक बात, इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये ध्यान में रखनी है कि ये जो सीट बहुत थिन है और इनफाइनाइट है, और यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, जैसे यहाँ कोई आप इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करना चाह रहे हो तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड केवल इसके कुछ पर्टिकुलर एरिया, इसके कुछ पर्टिकुलर रीजन है, केवल उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लिए कंसिडर नहीं की जाएंगी। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड केवल कौन सी कंसिडर की जाएंगी, कौन सी कंसिडर की जाएंगी, केवल जो इसके सामने है, ठीक है। सो चाहे ये हो चाहे वो ये हो, ठीक है। अच्छा, इनफाइनाइट भी कब को कहेंगे, कि मैंने आपको कल भी बताया था कि जैसे ये कोई सीट है और इस सीट के बहुत नजदीक ये चार्ज बॉडी रखी होती है, चेक करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए टेस्ट चार्ज। तो जब नजदीक रखी होती है तो ये डिस्टेंस कंपैरिजन ये वाला जो सीट होता है वो काफी बड़ा होता है, इसलिए ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये तो इस थिन सीट को कोई असर नहीं करेगी, ठीक है। इसलिए इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड केवल व केवल आपकी कौन सी कंसिडर करते हो भाई, ये वाली और ये वाली। सो बोथ दीज इलेक्ट्रिक फील्ड आर कंसिडर्ड। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इधर या इधर महसूस होगी, इधर या इधर एग्जर्ट होगी, ये वाली
जो इनफाइनाइट थिन शीट है तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, तो आप इससे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि सर जो पॉइंट चार्ज या कोई भी चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपनी हर डायरेक्शन में करता है। तो इसका मैंने आपको ये सिस्टम, ये तरीका बता दिया है। ठीक है, क्या ध्यान में रखना है इसको कि ये जो सीट है, इस सीट के इस तरफ और इसके इस तरफ, तो मैंने बताया आपको कि बताओ इसकी कैसी सिमेट्री बनेगी, प्लेन सिमेट्री बनेगी। और इसकी प्लेन सिमेट्री मतलब इस सीट के देखो दिस इज पॉजिटिव चार्ज, तो देखो मैंने थोड़ा सा इसको ऐसे रखा है, मींस दिस इज इंक्लाइंड, ये कुछ ऐसे इंक्लाइंड रखी हुई है, इंक्लाइंड है ऐसे। ठीक है, तो इसके इस तरफ और इस सीट के इस तरफ, और इस सीट के बिल्कुल इसके बराबर का पोर्शन, और इस सीट के बिल्कुल इस तरफ इसके बराबर का पोर्शन क्या एग्जर्ट करेगा, इस तरफ और इस तरफ। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जर्ट करेगा, और इस तरफ दोनों क्या होगा, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड असर देगा, और वो कितना देगा, जितनी इस सीट का एरिया है। ठीक है, जो हमने पर्टिकुलर रीजन लिया है, ठीक है, उस पर्टिकुलर रीजन, वो जो चार्ज है उसको जितना पर्टिकुलर रीजन इसको अफेक्ट कर रहा है, ये उस सीट का क्या होगा, एरिया होगा। वही एरिया इसको क्या कर रहा है, इसको असर डाल रहा है, इसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, तो आपको यहां बात ये ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो चलो अब बात करते हैं कि हम इसका कैसा गॉसियन सरफेस लें। ओके, आप कौन सा सर्कुलर ले लो, देखो आप सर्कुलर लोगे तो मैंने आपको बताया था, ठीक है, आप सर्कुलर लोगे तो सर्कुलर की वजह से तो इसमें बिल्कुल भी नहीं होगा सिमेट्री वाला केस। क्यों? क्योंकि इस वाले एंगल, यहाँ वाला केस में एंगल अलग होगा, यहाँ अलग होगा, यहाँ अलग होगा, हर केस में एंगल अलग होगा, तो यहाँ सिमेट्री में आप ले नहीं पाओगे। और 2 या 3 केस होते तो भी हम इसको क्या कर लेते, भाई सिमेट्री ना भी हो तो 2 या 3 केस होते तो उसको पार्ट में डिवाइड कर लेते, लेकिन इसमें तो बहुत सारे केस हैं, θ1 से लेके θ90 तक 90 केस बन जाएंगे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए। ठीक है, तो इसलिए हम इसका एक ऐसा सरफेस मानेंगे, गॉसियन सरफेस मानेंगे। तो लेकिन उससे पहले आप थोड़ा सा कंसिडर करो कि माना कि आप अपने आप से यहां से एक थोड़ा सा छोटा सा ds पोर्शन ले लेते हैं। इस ds पोर्शन का जो सिमेट्री होगा इसके सामने लाइक दिस, कुछ ऐसा होगा। इस ds, भाई जितना आपने इधर लिया है, जितना आपने इसके इधर लिया है, ठीक है, तो इतना तो इधर भी होगा ना, तो जितना ये इधर है तो इसके सामने, और जितना इधर है इसके सामने। तो कहने का मतलब आपने ये वाला इसका कुछ पोर्शन लिया सीट का, इस सीट के कुछ इस तरफ और इस सीट के कुछ इस तरफ हम कंसिडर करते हैं, और वो जो गॉसियन सरफेस कंसिडर करेंगे वो क्या बन जाएगा, सिलेंडर। ओके, तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब कहोगे सर इसके अंदर कैसे लग रहा है कि सिमेट्री है, तो देख सकते हो आप सिमेट्री कैसे है, इसमें भी पार्ट्स में डिवाइड करने पड़ेंगे। ठीक है, सिमेट्री का मतलब यहाँ यही है, कुछ 2-3 पोर्शन तो मिले, ज्यादा ठीक है सिमेट्री ना हो और एंगल आपको अलग अलग मिल रहे हैं। हर यहाँ मैक्सिमम आपको केस क्या मिल रहे हैं, एक केस इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरफ है, इसी तरफ इसका क्या है, एरिया वेक्टर, इसी तरफ इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और इस तरफ आपको क्या मिल रहा है, इसका एरिया वेक्टर। ओके, 2 ये हो गए, और एक कौन सा हो सकता है, एक इसका ये वाला हो सकता है, इस तरफ इसका एरिया वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले केस में ऐसे ही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक दिस इन बोथ डायरेक्शन। तो हमारे पास 3 पोर्शन बन जाते हैं, हम इसमें लिख सकते हैं ds1, ds2 एंड दिस इज ds3। तो अब इसमें आप देखोगे दिस इज ds3, ध्यान से देखो, ds3, ds1, ds2 एंड ds3, आपको पास गॉसियन सरफेस मिल गया है। तो सबसे पहले आपको जब फॉर्मेलिटीज करनी होगी तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले तो लिखना पड़ेगा वी आर सपोज टू गिवन ए थिन शीट हैविंग चार्ज q एंड हैविंग एरिया a। ठीक है, तो वी आर गिवन, ये थोड़ा सा फॉर्मेलिटीज कर सकते हो कि हमारे पास ऐसा कुछ है, वी आर गिवन एन इनफाइनाइट थिन शीट। ठीक है, एक हमारे पास इनफाइनाइट थिन शीट है ऑफ पर्टिकुलर एरिया ए, जिसका पर्टिकुलर एरिया क्या है, ए है, और चार्ज कितना है इसका, ठीक है, हैविंग चार्ज q विद सरफेस चार्ज डेंसिटी। मैंने आपको बताया था, आपको याद हो तो, व्हाट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी,
व्हाट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, चलो बताओ। दिस इज, और ये क्या होता था बताओ, सरफेस चार्ज डेंसिटी किसके बराबर होता है, क्यू डिवाइड बाई ए। सो आप ये भी ले सकते हो क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए। तो कहीं ना कहीं हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। सो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। इतना आपको कर लिया, आपने समझ में आ गया इतना, ठीक है। अब हम इसके बाद देखते हैं इसके अंदर स्टेप्स करते हैं अप्लाई। पहला स्टेप, ठीक है, ये तो फॉर्मेलिटीज होती है, ये सब हमें लिखना होता है। हमने अब गॉसियन सरफेस माना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट अस कंसिडर करते हैं एक गॉसियन सरफेस, ओके। एंड दिस गॉसियन सरफेस हम क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं एक गॉसियन सरफेस, ओके। और वो गॉसियन सरफेस कैसा है, इन द फॉर्म ऑफ, इन द सिलेंड्रिकल सिमेट्री। किस सिमेट्री में है वो, सिलेंड्रिकल सिमेट्री में है। और ये जो सिलेंड्रिकल सिमेट्री है, ठीक है, ये सिलेंड्रिकल सिमेट्री में है, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम अब स्टार्ट क्या करते हैं, सिमेट्री वाले बात देख लिए। सिमेट्री में आप देखोगे यहां 3 के साथ में, यहां कह सकते हो ds1 और E इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले वाले केस में इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड और ds2 के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच दोनों में थीटा वैल्यू कितनी है, 0। और एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक तीसरा पोर्शन और तो मैंने बताया था, तीसरा पोर्शन क्या है, ds3, ठीक है। मैंने आपको बताया था, एक सिलेंडर वाला केस बताया था आपको, ठीक है। आप कुछ ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। एक तो ये वाला पोर्शन हो गया इस तरफ, एक ये वाला पोर्शन हो गया जिसका एरिया वेक्टर इस तरफ है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, ऐसे कुछ देखो आप, लाइक दिस, इधर और इसके इधर, ये दोनों मान लेते हैं, ठीक है। तो इसके इस तरफ देखते हैं, ठीक है, इसके तरफ देखते हैं, तो इस तरफ इसका एरिया वेक्टर, इस सीट की इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, ओके। इस तरफ देखते हैं, इस तरफ देखते हैं, तो इसका एरिया वेक्टर इस तरफ है और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड सीट की इस तरफ है। तो ds1 एंड ds2 दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, थीटा 0 है इस तरफ, और इस तरफ क्या है, थीटा 0 है। इसलिए ds3 वाला केस देखते हैं। ds3 कौन सा केस बताया मैंने आपको, ds3 कौन सा है, ds3 इज द दिस केस। ये ds3 इसका ऊपर वाला केस होगा, ये वाला, चाहे वो इस तरफ हो इस तरफ हो। हमने एक ऐसा सिलेंडर इसके आर पार कंसिडर किया है, ठीक है। आर पार कंसिडर करेंगे तो एक वाला केस ही होगा। तो इस वाले केस में एंगल कितना हो गया है, ds और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 90। यहां थीटा क्या है, 90। तो आप देख सकते हो यहां 3 अलग, ठीक है, सिमेट्री के अंदर थीटा 0, थीटा 0, थीटा 90। तो ये वाला केस और ये वाला केस, इन तीनों को हम अलग अलग जोड़ लेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए, ठीक है। तो अब हम ये दूसरा कंसिडर कर लिया, ठीक है, हमने सारा सब कुछ। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं इसके अंदर, बताओ, अप्लाइंग गॉस लॉ। अब यहां गॉस लॉ अप्लाई करते हैं, और हमने क्या पढ़ा था गॉस लॉ, सरफेस इंटीग्रल ऑफ EdS इज इक्वल टू Q is the net charge divided by epsilon naught, when epsilon naught is absolute permittivity when it is placed in air, okay। तो AdS ये हो जाएगा। अब इसके बाद ये वाला जो पोर्शन है, मैंने बताया ना कि ये देखो सिलेंड्रिकल है, तो यहाँ इसको 3 पार्ट में तोड़ना पड़ेगा। तीनों पार्ट कौन कौन से हो जाएंगे बताओ, ऐसे करोगे आप, बिल्कुल वही, EdS1 का, EdS2 का, और उसके बाद आप बताओगे EdS3 का, और ये किसके बराबर होगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो आप बताओगे, ठीक है। यहां ये चीज ऐसे 3 डॉट करके और ये सारी चीजें आप ऐसे लिख दोगे, और इससे आपको पता ही है कि ये वाला कौन सा EdS3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि, ठीक है। आप चलो कर दो, थोड़ा सा एक स्टेप और कर दो, कोई बात नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ds1, और यहां क्या आएगा, cos 0, ठीक है। आगे बोलो EdS क्लोज इंटीग्रल, ओके, क्लोज इंटीग्रल EdS टू cos 0 एंड प्लस EdS सरफेस इंटीग्रल क्लोज EdS, बोलो 3 cos 90। तो ये वाला क्या हो जाएगा, 0, और क्या बचा आपके पास, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ओके। अब हम देखते हैं, आपको पता है S1 और S2 दोनों बराबर होंगे। भाई जब आपने ये वाला रीजन लिया है, इसका ये वाला रीजन होगा, ये वाला जो रीजन होगा, ये वाला
और इसके ये वाला रीजन, ये दोनों क्या रहेंगे, बराबर होंगे कि नहीं भाई। ये वाला रीजन इस तरफ और इस तरफ, ये दोनों क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। कहने का मतलब ये वाला और ये वाला, मीन्स आप यहां लिखोगे एच S1 इज इक्वल टू S2। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जब आप इसका DS1 करोगे DS2 करोगे तो भी दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे, इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे, इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो भी क्या हो जाएगा, बताओ। इंटीग्रेशन करोगे तो भी क्या हो जाएगा, इसका कैपिटल भाई इस वाली शीट का इस तरफ एरिया, इस वाले शीट का इस तरफ एरिया क्या है, ए। तो आपको पता है इस तरफ भी एरिया क्या रहेगा, ए। तो आप बता दोगे यहाँ ए और यहाँ भी ए, दोनों क्या आ गया, ए आ गया। तो आप DS1 हम दोनों का जब लिखोगे तो यहाँ आप सीधा लिख दोगे, तो cos 0 1 हो गया। आप सीधा लिखोगे EA प्लस EA। ओके, तो यहाँ आप क्लोज ना लिख के सीधा इंटीग्रेशन कर देना, क्योंकि क्लोज अब ये सारा मिलके क्लोज होता है। ओके, ये सारा मिलके क्लोज होता है, यहाँ तो इंटीग्रेशन से देखो EA प्लस EA। ओके, आगे क्या लिखोगे, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब एक बात आपको अभी अभी बताया मैंने, एट प्लेस ऑफ यू कैन राइट सिग्मा ए। तो यहाँ क्या लिख सकते हो, ट्वाइस ऑफ E A, इसमें लिख दोगे आप सिग्मा ए एंड दिस इज एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो ए से ए कैंसिल और यहां आ जाएगा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, बोलो क्या आ जाएगा, सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है इसकी वजह से। ठीक है, E इज इक्वल टू सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, तो आप यहां देखोगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी है, इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ थिन शीट, चार्ज शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखो क्या यहाँ रेडियस के ऊपर डिपेंड कर, व्हाट इज द रेडियस हियर, कि आप इसको कितनी दूर रख रहे हो। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द, किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये इस पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रहा है, किस पे, कितने दूर रखते हो। ठीक है, तो यहां कहोगे इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस, किसके डिस्टेंस भाई, डिस्टेंस ऑफ टेस्ट चार्ज, डिस्टेंस ऑफ टेस्ट चार्ज फ्रॉम थिन शीट। थिन शीट से आप इसको कितना दूर रख रहे हो, इससे कोई लेना देना नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि सीधी सी बात है, यहां कोई एक वायर नहीं है, यहां एक थिन शीट है, और इस थिन शीट के वजह से आपको यहां क्या निकालना है, इस थिन शीट को जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो यहां किसी एक वायर होती तो डिस्टेंस का मैटर होता, यहां एक ऐसा सरफेस मिल गया आपको लाइक दिस। ठीक है, मैथमेटिकली हमने इसको साबित कर दिया है। तो यहां आपको ये चीज आपको बतानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन शीट इन दिस वे। ओके, समझ में आपको ये सब, तो ये सब मैंने आपको बताया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन शीट। अब हम इसके कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं, और स्पेशल केसेस के अंदर क्या बताओगे, इसके अंदर कि स्पेशल केसेस के अंदर आपको बताना पड़ेगा कि अब हम कुछ यहाँ अलग से कंसिडर करेंगे, और अलग से कंसिडर क्या करेंगे, चलो आप ये नोट कर लिया। ठीक है, नोट आराम से कर लेना बाद में। ठीक है, तो अब हम इसके बाद देखते हैं, यदि अब हम इसको अलग स्पेशल केस में देखते हैं कि यदि एक थिन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद रख लेना, आपको मैंने क्या लिख दिया है यहाँ, इसको आप नोट रखो, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। और अब इसके अंदर आगे मैं देखता हूं कि दो चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। ठीक है, दो थिन चार्ज शीट की ऐसे रखी हुई है लाइक दिस। ठीक है, अब इसके हम अलग अलग केस देखते हैं। ओके, सपोज 2 थिन शीट आर लाइक दिस, इसकी सरफेस सिग्मा 1 है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है। ओके, एंड सपोज बोथ आर पॉजिटिव, माना कि दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखना है। मैं ये जो बता रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, क्योंकि ये वाला टॉपिक जब आप आगे पढ़ोगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक कैपेसिटर, तो उसके अंदर भी इसका एक सीधा सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ऐसा कुछ। तो ठीक है, आप उसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अब इसमें एक बात आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि सिग्मा 1 इस वाली जो प्लेट है, थिन शीट है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इस तरफ और इस तरफ क्या होगी, कैसे होगी। ठीक है, तो सपोज हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 3 रीजन के अंदर, 1,
2 and 3, 1 रीजन, 2 रीजन एंड 3 रीजन। ओके, तो अब सबसे पहले हम इसके अंदर ये देखते हैं कि पहला रीजन यहाँ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 में क्या होगा कि भाई इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, E2 से मतलब क्या है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम यहां दोनों बातें कंसिडर करेंगे, E1 एंड E2, E1 एंड E2, E1 एंड E2 एंड E1 एंड E2। आपको पता है यहां कोई चार्ज रखते हो, इस पे ये भी असर करेगा, इस पे ये भी असर करेगा, है कि नहीं? ओके, अच्छा, यहां रखते हो चार्ज, इस यहां चार्ज रखते हो, सपोज दिस इज Q, इसके ऊपर ये वाला भी असर करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके ऊपर ये वाला भी असर करेगा। आप यहां कहोगे कि सर यहां चार्ज हम रखते हैं, Q यहां रखते हैं, तो क्या ये वाला असर ज्यादा नहीं करेगा, ये वाला कम नहीं करेगा? बताओ। दोनों के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द थिन शीट। जो आप रख रहे हो वो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है रेडियस के। ओके, डिस्टेंस के मतलब यहां मेरा ये कहना है, रेडियस का मतलब। ओके, तो यहां आप इसके अंदर देखते हो E1 एंड है E2। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस वाली शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा 1 2 एप्सिलॉन नॉट, सीधी सी बात है। इस वाली प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सिग्मा 2 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, इस वाली प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ठीक है। अब हमें है ना ये वाला E1 E2 यहां रख लेते हैं, ठीक है, E1 एंड E2 यहां रख लेते हैं, क्योंकि यहां एक इंपॉर्टेंट मैं इसके कुछ एरो बनाऊंगा। तो मैंने अब क्या बताया, सिग्मा 1 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 2 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये वाली, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये वाली, अलग अलग। सभी में इलेक्ट्रिक फील्ड यहां भी वही लगेगी, E1 E2, यहां भी E1 E2 वही लगेगी, और इसमें भी E1 E2 वही लगेगी, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर अब हम देखते हैं कि ये वाला क्या करेगा, बताओ भाई। इस पॉइंट के ऊपर ये वाला क्या करेगा, रिपेल करेगा, और उसको हम क्या नाम देंगे, इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू E1। ओके, इसी पॉइंट के ऊपर ये वाला जो प्लेट है, जो सीट है, वो किस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, इन दिस डायरेक्शन, E1 और E2। इसके ऊपर, इस चार्ज के ऊपर E1 भी इसी तरफ है, E2 भाई ये भी रिपेल कर रहा है, ये भी रिपेल कर रहा है, E1 E2 दोनों इस तरफ हो जाएंगे। चलो मेरे को सेकंड पोर्शन में बताओ, सेकंड पोर्शन में कहां होगा, सेकंड पोर्शन में किधर होगा बताओ भाई। सेकंड पोर्शन में ये वाला, इसमें ये वाला इस Q को क्या करेगा, इस चार्ज को क्या करेगा, ये रिपेल करेगा। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू E1। ये वाला क्या करेगा, इसको इस तरफ रिपेल करेगा। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकंड शीट। अब इधर देखते हैं, इस वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं, और यहां क्या हो जाएगा बताओ भाई। इस पॉइंट चार्ज के ऊपर ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इस तरफ है, और E1 भी क्या है, इसी तरफ। देख लो, ये वाला भी इस पॉइंट चार्ज को रिपेल करेगा, और ये वाला भी इस पॉइंट चार्ज को रिपेल ही करेगा, टेस्ट चार्ज को रिपेल ही करेगा। इसका मतलब आप देख सकते हो कि इस वाले केस के अंदर हम देखते हैं, इस वाले केस में सबसे पहले ये वाला केस देखते हैं, और इस केस में हम देखते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन फर्स्ट केस। ओके, फर्स्ट केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, फर्स्ट केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 1 रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, देखो 1 रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसलिए हम क्या करेंगे, E1 प्लस E2। इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 2, दो वाले रीजन में देखो, दो वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, एक इस तरफ है एक इस तरफ है, तो सीधी सी बात है एक इलेक्ट्रिक फील्ड से दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगी। डिपेंड करेगा कि E2 बड़ा है या E1 बड़ा है, उसी तरफ उसकी डायरेक्शन आ जाएगी। E1 अपॉन E1 माइनस E2 हो सकता है, डिपेंड करेगा कि कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ज्यादा है। उसके बाद ये वाला देखो, बताओ भाई इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 3 रीजन में क्या होगा, बोलो 3 रीजन में क्या होगा कि इस केस के अंदर आप बताओगे कि यहाँ क्या होगा, बताओ भाई, टेल मी क्या होगा इस केस के अंदर, E2 प्लस E3, बट डायरेक्शन इसमें इस तरफ है, यहाँ डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है, और इस वाले केस के अंदर डिपेंड करेगा कि विच वन इज स्ट्रॉन्गर, Φ1 या Φ2 जो स्ट्रॉन्गर होगा। सॉरी, यहाँ क्या है, Φ2 है। ओके, तो Φ1 Φ2 में डिपेंड करेगा कौन सा स्ट्रॉन्गर है, ठीक है, तो उस हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। अब हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 1 करते हैं, तो क्या करेंगे, बोलो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट दोनों में कॉमन है, यहाँ क्या हो जाएगा, सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके,
और उसके बाद ये है रीजन इन 2। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 3, इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 3 में क्या हो जाएगा बोलो, E2 प्लस E3 है तो यहां वही बात हो जाएगी, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 1 डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसके ये अलग अलग 3 केसेस आ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में तो होगी कम, क्यों, क्योंकि घट रही है, ठीक है, माइनस हो रही है। इस वाले रीजन और इस वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ज्यादा होगी। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग कहां है, यहां दोनों रीजन में। इलेक्ट्रिक फील्ड वीक कहां है, यहां, ठीक है। ये केस आपको समझने हैं। और अब इसके अंदर हम कुछ और केस बना ले। इफ सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2, यदि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 बराबर होंगे तो क्या होगा बताओ। सिग्मा 1 सिग्मा 2 बराबर होंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो इस रीजन में E2 वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये दोनों बराबर हो गए। इस वाले केस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी भाई, सिग्मा 1 सिग्मा इज समथिंग सिग्मा, और ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ सिग्मा एंड डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा सिग्मा कैंसिल, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, इस वाले केस के अंदर क्या हो जाएगा, 0। इस वाले केस के अंदर E इंटू 3 वाला केस क्या हो जाएगा बोलो, सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, बराबर हो गए ना दोनों। तो ये सॉरी, तो क्या हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड यदि दोनों बराबर हैं तो केवल यहां और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी। इन बिटवीन टू प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल नहीं रहेगी। कमाल की बात है ना। देखो, दो चार्ज सीट हैं, दो चार्ज प्लेट हैं, इन दोनों के बीच में पॉजिटिव पॉजिटिव है, दोनों के बीच हम चार्ज रखते हैं तो उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगेगी। तो सीधी सी बात है, दोनों बराबर है तो दोनों बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। दोनों रिपेल कर रहे हैं, दोनों रिपेल कर रहे हैं, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। ओके, तो ये तो केस था ये वाला। ओके, अब हम ये माने कि ये सिग्मा 1 और ये सिग्मा 2 में से ये वाला क्या है, नेगेटिव। ठीक है, पहले वाली कंडीशन नोट कर लेना आप। ये माइनस, ओके, ये माइनस है, तो अब क्या होगा, अब इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो अब देखो, अब सीधी सी बात है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अब यहां सारा का सारा सिस्टम चेंज हो जाएगा। ठीक है, सारा सिस्टम चेंज हो जाएगा, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं पहले से ही इसको सब मिटा देता हूं। ठीक है, और यहां ऐसे इसको मिटा देता हूं। मैंने यहां कंडीशन ही बदल दी क्या, कि ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, और सपोज सिग्मा 1 सिग्मा 2 अलग अलग होते हैं, फिर बाद में उसको बराबर करके देख लेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब इसके एरो की डायरेक्शन भी अलग अलग हो जाएगी, हम कुछ नहीं कह सकते हैं। ठीक है, चलो अब इधर देखते हैं। इस पॉइंट चार्ज को ये वाला क्या करेगा, रिपेल करेगा, लाइक दिस। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड E1। ये वाला क्या करेगा बोलो भाई, ये पॉइंट चार्ज क्या मान है, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव, ये क्या करेगा, अट्रैक्ट। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ E2। E1 इधर है, E2 इधर है। यहां देखो, इस वाले पॉइंट चार्ज के ऊपर ये क्या करेगा, रिपेल। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ E1। ये वाला क्या करेगा बताओ भाई, ये वाला भी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये E1 हो गया, ये E2 हो गया। देखो, इस पॉइंट चार्ज को रिपेल करेगा, ये क्या करेगा, तो दोनों डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। इस वाले केस में इस पॉइंट को E1 क्या करेगा बोलो भाई, रिपेल। ये क्या करेगा, अट्रैक्ट। सो E1 तो डायरेक्शन ये हो जाएगी, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, इस डायरेक्शन में, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। तो आपको यहां फिर वही बात लिख दोगे। ठीक है, ये बात तो वही रहेगी, सेम का सेम फॉर्मूला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 1 क्या हो जाएगा बोलो, दोनों क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। E1 में से E2 डिपेंड करता है विच इज ग्रेटर 1, उस हिसाब से हो जाएगा। और नीचे क्या है, 2 एप्सिलॉन नॉट। इन रीजन 2 रीजन में क्या होगा बोलो, E1 प्लस E2, ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और नीचे क्या आ जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E को थोड़ा सा ऐसे बनाया करो। ठीक है, ऐसे नहीं बनाना, वरना फिर कंफ्यूज हो जाएगा, नीचे एप्सिलॉन नॉट है, ऊपर ये तो ज्यादा कंफ्यूज इसमें होने वाली बात तो नहीं है, पर फिर भी आप अलग सिंबल रखो। इस वाले रीजन में बताओ, इस वाले रीजन में क्या हो जाएगा बताओ, E2 माइनस E3, डिपेंड करता है E1 माइनस E2 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, और डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अब ये बात हो गया। अब यदि सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 हो, इज समथिंग सिग्मा, तो क्या होगा, देखो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें ऐसा हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, सॉरी, यहां आप क्या लिखोगे, आई एम रियली सॉरी, मतलब आपको ध्यान में है, ध्यान में था आपके फॉर्मूले में, आपको याद था, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2
और ये सिग्मा माइनस सिग्मा 2। भाई सीधा फॉर्मूला यूज करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, डिपेंड करता है, और ये डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखो दोनों इक्वल हो गए तो सिग्मा 1 सिग्मा सिग्मा घटाओगे 0, तो इस वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी 0। ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेकंड रीजन में क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस के अंदर ट्वाइस ऑफ सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन क्या हो गया भाई यहाँ एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, इस वाले रीजन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सो दिस इज रहेगा, और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा 0। तो देख सकते हो आप इन दोनों केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया है 0। तो बताओ अब इस केस के अंदर क्या कुछ समझ में आई बात आपको, यहां बात आपको ये समझनी है। कंक्लूजन यहां क्या निकला कि यदि दो आइडेंटिकल सीट हैं, दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा सिग्मा है और दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है, दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों सेम चार्ज हैं, तो इस वाले केस में बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी 0। यह इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यह इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। लेकिन यदि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है, लाइक दिस, ये नेगेटिव है और ये सिग्मा नेगेटिव और ये सिग्मा पॉजिटिव, ठीक है, ये सिग्मा पॉजिटिव हो गया तो ये पॉजिटिव हो गया है, ओके, और ये क्या हो गया है नेगेटिव, तो सिग्मा सिग्मा, ठीक है। इस वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, या कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी 0 होगी। समझ में आ गया कि नहीं। तो ये वाला एक्सप्रेशन जो मैंने आपको बताया है इलेक्ट्रिक फील्ड इन सेकंड केस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान में रखना है, ओके। तो ये हमने बताया इसमें। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं स्फेरिकल सेल वाला, ओके। करते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड टू सॉलिड स्फीयर स्फेरिकल सेल, ओके। तो मैं यहां ये बता रहा हूं इस केस के अंदर, सपोज दीज आर 2 स्फीयर हैं, दोनों स्फीयर हैं, तो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि ये वाला तो मेटालिकल और कंडक्टिंग है, और ये वाला क्या है किसी ऐसे ही कॉटन वगैरह या किसी, ठीक है, कपड़े से बना हुआ है, सो दिस इज इंसुलेटिंग, ठीक है। तो यहाँ दोनों के आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मैंने बोला है यहाँ, एक तो बोला है मैंने कंडक्टिंग और एक इंसुलेटिंग। कंडक्टिंग वाला केस समझो, कंडक्टिंग होगी कोई भी स्फेयर, तो उस स्फेयर का जब आप कभी इसको इलेक्ट्रिक फील्ड देते हो, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड देने की वजह से क्या होगा कि इसके अंदर जो चार्ज है वो चार्ज कहां फैल जाएगा, बताओ अब ये चार्ज कहां फैल जाएगा, ये चार्ज फैल जाएगा इसकी सरफेस के ऊपर। ये वाला चार्ज कभी भी कहां नहीं जा पाएगा इसके सेंटर तक, ये वाला चार्ज कभी भी कहां नहीं जा पाएगा इसके सेंटर तक। और यदि यही बात करते हैं ये वाली बॉडी, इट इज कंडक्टिंग, क्या बोला मैंने, इट इज कंडक्टिंग एंड इट इज इंसुलेटिंग, ये इंसुलेटर है, ठीक है, ये इंसुलेटिंग बॉडी, ये कंडक्टिंग। तो इंसुलेटिंग में क्या होगा, सपोज दिस इंसुलेटिंग बॉडी, ठीक है, आप बना सकते हो यही वाला शेप, ओके। फुटबॉल बना दी मैंने आपको, छोटी फुटबॉल तुम्हारे लिए बच्चों वाले, लाइक दिस, ओके। तो अब इसमें जब हम चार्ज देंगे तो क्या होगा, ये वाला चार्ज, अब ये वाला चार्ज जब इस बॉडी को चार्ज देते हैं तो ये वाला चार्ज कभी भी जरूरी नहीं है कि सारा का सारा चार्ज कहां आ जाए, इसकी सरफेस पे आ जाए, क्योंकि कुछ जो आप चार्ज देते हो, इसके अंदर जो आप चार्ज देते हो, वो चार्ज अब कहीं ना कहीं इसके अंदर भी रिटेन कर जाता है, बिकॉज दिस इज नॉट कंडक्टिंग होता तो एक दूसरे को क्या करते, रिपेल करते, और रिपेल करते तो वो कहां तक पहुंच जाते, इसके सरफेस तक पहुंच जाते। बट इट इज इंसुलेटिंग है तो वो कहां रह जाएंगे, कुछ चार्जेस इसकी बॉडी के अंदर भी रह जाएंगे, जैसे वाटरमेलन, खरबूजा देखा है आजकल मौसम भी है, तो उसके अंदर देखते हो कि जो बीज होते हैं उसको आप समझो कुछ चार्जेस हैं, और वो चार्जेस फ्लो नहीं कर पाएंगे आउटवर्ड डायरेक्शन तक, वो बात अलग है, उसके अंदर वो काफी विस्कोसिटी होती है कि वो उसमें फैल नहीं पाएंगे। लेकिन यहां हमें ये समझना है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यदि वो इलेक्ट्रॉन्स या जो चार्ज है यदि वो कंडक्टिंग होती तो वो वाले चार्जेस, वो जो बीज है वो एक दूसरे को क्या करते,
रिपेल करते हुए कहां तक पहुंच जाते, उसके सरफेस तक पहुंच जाते, ठीक है। लेकिन वो समझाने के लिए बताया, ठीक है। ये ना समझना है कि सर यदि वहां वास्तव में ही खरबूजे के अंदर क्या होते, कुछ तरबूज के अंदर कुछ वही बीज होते, इलेक्ट्रॉन होते, तो क्या उसके अंदर घूमते? तो वही बात है कि वो बिल्कुल इंसुलेटिंग है तो बिल्कुल नहीं घूमेंगे। यदि कंडक्टिंग होता तो वहां से वो जो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने भी चार्जेस हैं, वो कहा जाएंगे एट इट्स सरफेस। ओके, तो पहले मैंने ये 2 बात आपको बताई, तो आपको ध्यान में रखना है। तो पहले मैं आपको स्टार्ट करता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है आपको ड्यू टू कंडक्टिंग, ठीक है। तो आप यहां ये देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। कई कई जगह इसको आपको मिल जाएगा सेल, ठीक है। ये जो होगा वो आपको कई जगह ये रखा मिलेगा सेल, ठीक है। सेल का मतलब है जैसे कि ये हो जाता है कि सेल का मतलब कि अंदर से खाली है, ठीक है। सेल का मतलब यहाँ ये हो जाता है। लेकिन देखो कंडक्टिंग होने की वजह से भी ये सेल की तरह बिहेव करेगी। मैंने आपको क्या बताया सेल की तरह बिहेव कैसे करेगी, कि जो चार्ज है वो कहां जाएगा, इसके मेटल के सरफेस पे आ जाएगा और अंदर बिल्कुल खाली हो जाएगा। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जो निकालने हैं, ठीक, वो तो हमें निकालना है। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, बाहर क्या होगी, सब हम देखते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग सेल। तो सबसे पहले हम इसका एक छोटा सा क्या बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर देखते हैं, अलग अलग पॉइंट के ऊपर चेक करके देखते हैं। एक बार ये पॉइंट कोई पी है, यहां रख के देखते हैं, ठीक है, जो इसकी आर डिस्टेंस दूर है। इसके बाद एक पॉइंट यहां लेते हैं, कोई दूसरा पॉइंट, दिस इज पॉइंट पी, दिस इज पॉइंट क्यू एंड दिस इज पॉइंट समथिंग एस या ओ मान लेते हो, ठीक है। ओरिजिन टाइप का थोड़ा सा आपको रेलेवेंट लगेगा। ये यहां से यहां तक डिस्टेंस आर है, ये यहां से यहां तक डिस्टेंस आर है, और ये कोई अंदर वाला पॉइंट मानते हैं, ठीक है। तो ये आर है तो हम इसको भी आर ही मानते हैं कुछ समय के लिए, कि भाई एक बार ये आर इतनी होगी, एक बार ये आर इतनी होगी, एक बार ये आर इतनी होगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर। तो फिर वही बातें क्या करनी है, मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, ठीक है, करते हैं, ठीक है। सपोज वी आर गिवन, चलो कर लो आप, लिखो सपोज वी आर गिवन, क्या हमें दिया गया है, वी आर गिवन एक कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर दे रखा है ऑफ चार्ज, जिसके अंदर चार्ज क्या है, बोलो भाई, इसके अंदर चार्ज क्या है, क्यू, क्यू इसके अंदर चार्ज है, ठीक है। और ऑफ रेडियस, जिसकी रेडियस क्या है, कैपिटल आर, ठीक है। अब यहां फिर हमें क्या करना है, वी हैव टू या वी लाइक टू फाइंड, हैव टू फाइंड। अब हमें यहां क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ना इसकी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां कहां निकालनी है, वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। शुरुआत में हम करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट एट पी विच इज आउटसाइड, जो क्या है आउटसाइड द स्फीयर। चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसको यहां इधर ना बना के इधर लिख लेता हूं, क्योंकि आपको पता है कि अब जब मैं इसका डायग्राम के अंदर इसका गाउसियन सरफेस मानूंगा, ठीक है। सो फर्स्ट केस इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी विच इज आउटसाइड द स्फीयर। अब चलो बात करते हैं इसके अंदर कि ये जो पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट आप देखते हो इसके बाहर है। तो मैंने आपको पहले बताया ना कि जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, सबसे पहला स्टेप क्या करना है, गाउसियन सरफेस। तो गाउसियन सरफेस लो, दिस इज द गाउसियन सरफेस अराउंड इट। आपको पता है, मैंने आपको बताया था ना इसकी सिमेट्री कैसी होगी, अरे कोई पॉइंट चार्ज हो या कोई स्फेरिकल ऐसा सिस्टम हो, उसकी सिमेट्री कैसी हो जाएगी, स्फेरिकल सिमेट्री हो जाएगी कि नहीं, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर, इस गाउसियन सरफेस के ऊपर आप थोड़ा सा कोई पोर्शन मान लेते हैं, सपोज ds, ठीक है। तो आप कह सकते हो फॉर विच वी कंसिडर, हम एक कंसिडर करते हैं, क्या कंसिडर करते हैं, ए गाउसियन सरफेस, एक गाउसियन सरफेस कंसिडर कर लिया। तो अब आपको है ना इसके एप्लीकेशन निकालने में कोई बड़ी बात नहीं लगेगी। गाउसियन सरफेस मान लिया ऑफ रेडियस, भाई अब जितनी दूर है उसी रेडियस का हमने गाउसियन सरफेस मान लिया। गाउसियन सरफेस या गाउसियन सरफेस क्या है वो, ठीक है, ऑफ सिमेट्री, और किस सिमेट्री में वो, स्फेरिकल सिमेट्री। ये ऐसे आप कोई भी चीज, तो इसमें भूलने वाली भी बात नहीं रहेगी, आपको स्टेप याद होनी चाहिए। हर डेरिवेशन में आप ऐसे 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 स्टेप बाय स्टेप हर चीज को आप डेराइव कर दोगे। ओके, पहला ऐसा हो गया, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, सीधी सी बात है, सिमेट्री पता कर ली, सिमेट्री है इसके अंदर, थीटा
इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, इस तरफ क्या है, ds है, दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, इसी तरफ नहीं, हर तरफ, हर तरफ, इस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, इसका इलेक्ट्रिक किस तरफ होगा, इसी तरफ होगा, इस तरफ भी, इस तरफ भी, हर डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा ना। चलो थीटा की वैल्यू क्या है, 0। तो अब हम यहां स्टार्ट क्या करते हैं, अप्लाइंग। अब क्या अप्लाई करोगे भाई, अप्लाइंग द गॉस लॉ। अब यहां गॉस लॉ अप्लाई करो, गॉस लॉ अप्लाई करो भाई, गॉस लॉ अप्लाई करो। सिग्मा सरफेस इंटीग्रल EdS, और क्या लिखोगे आगे बताओ, Q/ε0। ओके, अब हम बात करते हैं, थीटा कितना है, 0। थीटा 0 है तो कोस 0 क्या हो जाएगा, 1। तो सीधा लिख देता हूं मैं, और चालाकी के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर लिया मैंने, बाहर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी इस पूरे सरफेस के लिए, सेम भाई, बराबर दूरी पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें क्या हो जाएगी, सेम। सो E इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, SA और DS, और यहाँ क्या हो जाएगा, Q/ε0। तो आपको तो पता है इसको मैं क्या लिखूंगा, DS का इंटीग्रेशन करो आप, स्मॉल पोर्शन का इंटीग्रेशन करोगे तो बताओ क्या लिखूंगा मैं, बोलो क्या लिखेंगे, बताओ बेटा। मैंने बताया तो था आपको, DS का इंटीग्रेशन करेंगे, छोटा सा पोर्शन लिया हमने इसका, तो जब इसको बढ़ाओगे तो पूरा इंटीग्रेट करने के बाद पूरा सरफेस एरिया जाएगा इसका, इसका कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई, रेडियस यहाँ क्या है, r²। देखो बड़ा वाला स्फीयर लिया हमने, तो यहाँ ये आ जाएगा, और यहाँ में कहेंगे E इज इक्वल टू, बोलो भाई, E 4 पाई r² Q/ε0, और यहां मैं लिख दूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू Q/4 पाई r² ε0। ओके, और आगे मैं और लिखना चाहूं तो क्या लिख दूं, इसको और इसको मिला के देखो, 4 पाई ε0 मिल गया, इसको आप कर सकते हो KQ/r²। ओके, ये आपके पास मिलेगा रीजन कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड पॉइंट। अब इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा स्टेप इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पता करनी है, एट द सरफेस। सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना चाह रहे हैं। सरफेस का मतलब कि माना कि इसी पॉइंट के ऊपर, कहां, इस Q पॉइंट के ऊपर, तो कह सकते हो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट Q। इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड तो बिल्कुल वही है भाई, इस वाले पॉइंट का भी हम क्या मानेंगे, बताओ भाई क्या मानेंगे इसके अंदर, इसका गॉसियन सरफेस। तो ठीक है, अब यहां हम सीधा कहां से शुरू करते हैं, फॉर विच, ठीक है, हमें ये निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q। ठीक है, ये निकालना, आप क्या लिख दो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q। चलो चलो आप बताओ मेरे को, अब मैं क्या करूं, करना तो मेरे को पड़ेगा, पर समझ में आपको भी आना चाहिए। ठीक है, आप बताओगे इसके लिए अब हम क्या करेंगे, फॉर विच, बताओ भाई हम क्या कंसिडर करेंगे, फॉर विच कंसिडर गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस लिया आपने, गॉसियन सरफेस की रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस ऑफ, ठीक है, इन स्फेरिकल सिमेट्री, क्या आ जाएगा इसके अंदर, स्फेरिकल सिमेट्री, ठीक है, ऑफ रेडियस R। इसकी रेडियस क्या है, यहां से यहां तक मैंने क्या मान रखा उसको, कैपिटल R, और उसके बाद फिर वही बात है क्या, EdS। आपको पता है यहां भी E और DS के बीच में एंगल क्या होगा, तो इस वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरफ क्या है, सपोज इस पॉइंट Q, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसी तरफ इसका क्या है, एरिया वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया, 0। तो अब यहां तो आपको काफी समझदार बन ही गए हो अभी तक तो। ठीक है, अब क्या आएगा बताओ भाई, ये क्या रख लेंगे बाहर, ठीक है, और ds का इंटीग्रेशन करता हूं तो मैं सीधा क्या लिख दूं, सीधा लिख देता हूं 4 पाई, या लिख लेंगे यहाँ क्या लिखोगे आप, कैपिटल R², और ये क्या हो जाएगा Q/ε0। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, बोलो, Q/4 पाई कैपिटल R² और ε0। और इसको आप क्या ले सकते हो, इसी को ले सकते हो, बताओ भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड Q, आप उसको K ले सकते हो, K, ठीक है, 4 पाई ε0 क्या लिख दिया, K Q divided by capital R²। So this is the electric field। ओके, समझ में आ गया आपको, ये वाला हो गया। अब एक पॉइंट बच गया, कौन सा, बाहर की बात हो गई, आउटसाइड हो गया, बाहर हो गया,
इसकी सरफेस पे हो गया। अब सरफेस कौन सा बच गया, दिस इज सरफेस जो एस, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एस एस इनसाइड। ये वाले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तीसरा वाला केस क्या है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड तीसरा वाला केस क्या है, तीसरा वाला केस क्या है, एस इनसाइड वाला। तो फिर दोबारा वही फॉर्मेलिटी करनी, ये वाला तो मैं करूंगा ही नहीं, ये तो आपको करना पड़ेगा। बताओ अभी क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, इनसाइड के लिए फिर क्या करोगे आप, इस वाले सरफेस के लिए आप क्या अप्लाई करोगे, एक गॉसियन सरफेस। समझ में आई कि नहीं बात, इस वाले के लिए आप क्या अप्लाई करोगे, एक गॉसियन सरफेस, बिल्कुल वही फॉर्मेलिटी, ठीक है। तो बार बार ना भी करो तो ठीक है। इसके लिए गॉसियन सरफेस अप्लाई किया आपने, और जिसकी रेडियस क्या है, यहां से यहां तक आप इसको फिर दोबारा आर मान लो, कैपिटल आर फॉर दिस, आर इज रेडियस समथिंग डिस्टेंस, ठीक है, आर, यहां ये आर मान लेता हूं। अब यहां देखोगे कि इस वाले सरफेस के लिए आप जब लिखोगे वही बातें लिखोगे, आप क्या लिखोगे, ए डी एस क्लोज इंटीग्रल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। पर यहां एक बात आप देखोगे, क्या देखोगे कि इस वाले सरफेस में चार्ज कितना होगा। मैंने बताया था कि नहीं कि ये क्या है, मेटालिक, और मेटालिक में जब आप चार्ज देते हो तो चार्ज कहां फैल जाएगा, कहां फैल जाएगा, इसके सरफेस पे, और इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। जब अंदर चार्ज ही नहीं है, तो चार्ज ही नहीं है तो ये वाला क्या हो जाएगा पोर्शन, बोलो जीरो, और ये सारा क्या हो जाएगा, ई डी एस। अब भाई ये जीरो है तो इसका मतलब इन दोनों में से कोई ना कोई एक जीरो होगा। भाई इसका मल्टीपल जीरो आ रहा है तो इन दोनों में से कोई एक जीरो होगा कि नहीं। अब कौन सा जीरो होगा, डीएस, डीएस व्हाट इज डीएस, भाई सरफेस एरिया तो है, हमने अभी कंसिडर किया सरफेस एरिया तो है। तो अब क्या जीरो, इसका मतलब आप बताओगे इस केस के अंदर डीएस तो जीरो हो नहीं सकता, तो क्या जीरो है, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। तो आप यहां नोट करोगे, ध्यान रखोगे, क्वेश्चन में पूछा भी जा सकता है कि इनसाइड ए मेटालिकल स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो उस केस में आप बताओगे इलेक्ट्रिक फील्ड इन इनसाइड मेटालिकल या कंडक्टिंग स्फीयर विल बी जीरो। दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज स्फेरिकल सेल। सेल का मतलब तो यही तो होता है कि भाई बाहर तो है अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। सेल इसके अंदर खाली है, केवल वो क्या है, बाहर है, अंदर से खोखला है, सेल ऐसा तो होता है। ओके, तो मैंने आपको ये सब बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए कंडक्टिंग स्फीयर। ओके, ये बात समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो आप इसको ध्यान करो, ध्यान से देखो इसको, ठीक है। इसके बाद हम एक इसी का नेक्स्ट टॉपिक इसी के अंदर बता रहे हैं। अभी मैंने क्या बोला था, कंडक्टिंग, मैंने आपको शुरुआत में बताया था एक कंडक्टिंग और एक क्या बताया था मैंने आपको, इंसुलेटिंग। तो कंडक्टिंग का हो गया, अब बात करते हैं इंसुलेटिंग का, ठीक है। चलो आप नोट कर लेना, ठीक है। और इसका हम एक ग्राफ बनाएंगे, लेकिन दोनों ग्राफ, ये वाला जो ग्राफ ई और आर का जो ग्राफ है, ये जो है ये हमने कल भी आपको बताया था, इसका ग्राफ और कंडक्टिंग और इंसुलेटिंग का दोनों के एक साथ बनाएंगे, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अब इसके बाद हेडिंग क्या डालनी है, बोलो भाई। चलो अभी तो बताया मैंने आपको, भूल गए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इंसुलेटिंग स्फीयर, ठीक है। या इसको सेल ना कह के क्या लिखेंगे यहां, इसको सॉलिड स्फीयर। यहां देखो क्या नाम दिया इलेक्ट्रिक फील्ड के, इसके अंदर सॉलिड स्फीयर नाम दिया है। इसके अंदर बिल्कुल भी क्या नहीं बताया गया, इसके अंदर बिल्कुल भी कंडक्टिंग नहीं बताया गया है, ठीक है। इसमें सॉलिड स्फीयर बताया गया, उसमें सेल बोला था ना, इंसुलेटिंग वाले को क्या बोल देते हैं, सॉलिड स्फीयर। क्योंकि इस वाले केस में आप देखोगे, जब मैं यहां एक सेल एक ऐसा स्फीयर बनाऊंगा विच इज प्योरली इंसुलेटिंग है, तो अब क्या होगा बताओगे, जब मैं इसको चार्ज दूंगा तब ये चार्ज कहां हो जाएगा, इट विल डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट द ऑलमोस्ट होल स्फीयर। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि भाई केवल कहां रहेगा, केवल कहां नहीं रहेगा, इसके सरफेस पे ही नहीं रहेगा, बल्कि ये ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखना है
कि इसके अंदर ये जो चार्ज है वो कैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। लेकिन सेल के अंदर तो सारा का सारा चार्ज कहाँ जाता है, बाहर ही आ जाता है, वो भी सेल के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ये नहीं कि भाई कहीं ज्यादा कहीं कम, ये वाला भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन वो थ्रू आउट द ये कहां फैला हुआ है, थ्रू आउट द रीजन। तो बिल्कुल वही बात बताया ना मैंने आपको कि वो तरबूज वाला केस बताया था मैंने आपको कि भाई तरबूज वाले केस के अंदर क्या हो जाता है, एक सॉलिड वाली बात आ जाती है कि उसके अंदर कुछ चार्जेज हैं, तो वो चार्जेज अब मूव नहीं कर पाए, कहां तक, सरफेस तक मूव नहीं कर पाए, क्योंकि वो जो चार्जेज हैं वो चार्जेस इसलिए मूव नहीं कर पाए क्योंकि वो इंसुलेटिंग होती, सॉरी कंडक्टिंग होती, तो सारे चार्जेस कहां जाते हैं, इसके सरफेस पे आ जाते। चलो अब इसका करते हैं डेरिवेशन। तो बिल्कुल वही बात है, इसका भी वही केस लेना पड़ेगा। एक पॉइंट हम लेते हैं P आउटसाइड, फिर Q पॉइंट क्या लेते हैं, एट द सरफेस, ठीक है। Q पॉइंट क्या लेते हैं, सरफेस पे, ये इसका कोई सेंटर है, यहां से यहां तक की दूरी डिस्टेंस R, यहां से यहां तक की डिस्टेंस हम क्या मानते हैं R, और इसके अंदर कोई पॉइंट मान लेते हैं, सपोज दिस इज पॉइंट S प्लस। तो अब हम इसका सीधा ही करेंगे, ज्यादा टाइम ना लगा के। बताओ भाई इसके लिए क्या होगा, ये क्या होगा, इसका गॉसियन सरफेस, इसके लिए गॉसियन सरफेस, Q पॉइंट के लिए गॉसियन सरफेस हो गया, S पॉइंट के लिए गॉसियन सरफेस क्या हो गया, ये हो गया। तो पहले हमें कौन सा निकालना है, बताओ भाई पहले हमें कौन सा निकालना है, आउटसाइड। तो ठीक है, तो अब वही बात है, अब इसमें है ना वही बात कंसिडर करनी होती है, वही क्या, फॉर विच वी कंसिडर ए गॉसियन सरफेस, ठीक है, ऑफ रेडियस R, ठीक है। तो अब हम सीधा कर रहे हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ठीक है। चलो लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कैसे करने के लिए आप बताओगे, विच इज आउटसाइड द स्फीयर के आउटसाइड। चलो अब देखते इसके अंदर कैसे करेंगे हम। सबसे पहले देखते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड के लिए, वही है अप्लाइंग क्या, अप्लाइंग गॉस लॉ, ठीक है, गॉस लॉ अप्लाई करते हैं, ठीक है। चलो क्या करेंगे बोलो, अप्लाइंग गॉस लॉ, बोलो E ds सरफेस इंटीग्रल Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब बिल्कुल वही एंगल, अब ये तो बार बार बता दिया गया, एंगल क्या रहेगा इसके अंदर, 0, तो ऐसे कैसे लिख सकते हो, थीटा 0 cos 0 1, ठीक है। तो अब यहां सीधा लिख देंगे और क्या लिख देंगे, E तो ले लेंगे बाहर, ds का इंटीग्रल Q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्या हो जाएगा बोलो, ds का क्या होगा 4 पाई r स्क्वायर, कितनी डिस्टेंस की दूर पे ये R पे है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का ये हो जाएगा Q बाई एप्सिलॉन। कहोगे सर ये तो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल ही सेम है, क्या हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों को मिला के क्या बना देंगे हम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाई R स्क्वायर, और इसको हम क्या लिख देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू K Q अपॉन R स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट Q, इसको अलग से ड्राइव करने की जरूरत है ही नहीं, Q पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम का सेम वैसे हो जाएगा, मैं सीधा लिख दूं क्योंकि वही है ना, आपको पता है ये वाला स्फीयर क्या है, ठीक है, क्या हो जाएगा K Q कैपिटल R स्क्वायर, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो बिल्कुल सेम है, जो आपने सेल में निकाला था वही इसमें निकल गया है। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बच गया है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट S विच इज इनसाइड, ठीक है, जो क्या है, इनसाइड द स्फीयर के अंदर। तो अब यहां आप ये नहीं कह सकते, क्या नहीं कह सकते, कि भाई इसके अंदर इस वाले गॉसियन सरफेस में कि कोई चार्ज नहीं है, यहां नहीं कह सकते हो। सेल में बोला था चार्ज क्या होगा, बिल्कुल अंदर नहीं रहेगा चार्ज, कहां जाएगा चार्ज, बाहर आ जाएगा। इसमें आप नहीं कह सकते हो कि चार्ज कहां जाएगा, बाहर आ जाएगा, इसके अंदर चार्ज कहां रहेगा, अंदर रहेगा, ठीक है। तो यहां क्या लिखोगे, इनसाइड वाले सरफेस में। अब इनसाइड वाले सरफेस में आपको यह पता करना पड़ेगा कि भाई कितना चार्ज होगा। ओके, चलो पहले अप्लाइंग गॉस लॉ, गॉस लॉ अप्लाई करो, EdS Q बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब इसके बाद देखते हैं हम, इसके बाद हम यहां देखते हैं EdS, ds का करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ भाई, पूरा वाला आ जाएगा। तो अब यहां हमें ये पता करना है कि व्हाट इज दिस Q, Q इज द टोटल चार्ज, Q इज द टोटल चार्ज इन द स्फीयर। देखो पहले ये बात आपको मैंने जो पहले वाले सेल बताया था उसमें बताया था कि Q क्या है, Q इज द टोटल
चार्ज ऑफ स्फीयर। एंड व्हाट इज सिग्मा? सिग्मा क्या होती है बताओ? सॉरी, रो। रो क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं, कौन सी है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये वाला क्या है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। और जो किसके बराबर होता है बोलो? Q डिवाइड बाई V, ठीक है। चलो अब ये E निकाल लेंगे, ds का भी कर देंगे इंटीग्रेशन, चलो हमारे समझ में आ गया। लेकिन ये वाली बात आपको समझने वाली बात है कि क्या Q इस वाले पोर्शन में भी क्यों रहेगा? भाई ये वाला कोई स्फीयर है, एक तो पूरे में अलग बात है, लेकिन इसके अंदर कोई इतना सा पोर्शन है, इतना सा पोर्शन है, इतने से पोर्शन के अंदर आप ये तो नहीं कह सकते ना कि भाई जो पूरी बॉडी में रहेगा वो इसमें रहेगा, नहीं कह सकते। इसके अंदर कोई चार्ज दूसरा होगा और उस चार्ज को हम मानते हैं सपोज दिस इज Q डैश, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे Q डैश की वैल्यू कितनी होगी? तो ये समझने के लिए आपको पता होना चाहिए इस वाले स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, बताओ भाई? 4/3 पाई आर क्यूब। ये वाली रेडियस क्या मान रखी है? स्मॉल आर, ठीक है। ये वाली रेडियस क्या मान रखी है? स्मॉल आर। ये इसका वॉल्यूम होगा। पूरे का वॉल्यूम क्या होगा? बड़े वाले स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा बताओ भाई? 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। तो सीधी सी बात है, इस वाले वॉल्यूम में चार्ज कितना है? क्यूब बोलना कि नहीं मैंने? क्यू इज द टोटल चार्ज ऑफ द स्फीयर। स्फीयर की रेडियस क्या है? कैपिटल आर। कैपिटल आर वाले स्फीयर में चार्ज कितना है? क्यू। तो जैसे आप निकालते थे ना पहले, इतने में इतना, तो एक में कितना? क्यू डिवाइड बाई 4 पाई डिवाइड बाई पाई आर क्यूब। ऐसा पढ़ते थे कि नहीं भाई? 10 में मिलता है एक, तो एक में कितना मिलेगा? 1/10। ऐसा करते थे कि नहीं? तो अब सीधी सी बात है, इतने में चार्ज इतना, एक में चार्ज इतना, तो 4/3 पाई आर क्यूब में चार्ज कितना होगा बताओ भाई? ये इसके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसके मल्टीप्लाई में हो जाएगा और क्या आ जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। करो, हर चीज कट जाती है, छोड़ के काम की चीज। और ये जो आया है क्यूब आर क्यूब डिवाइड बाय कैपिटल आर क्यूब, व्हाट इज दिस? दिस इज द क्यू डैश। मैंने बोला इसमें चार्ज इतना, तो इसमें चार्ज इतना, तो बताओ इस वाले में जो चार्ज होगा वो क्या होगा? क्यू डैश। तो हमें यहां क्यू नहीं लिखना है, क्यों? क्यू इज द टोटल चार्ज ऑन ए स्फीयर, लेकिन हमें अंदर वाला चार्ज लेना है, इसलिए हम यहाँ चार्ज की जगह क्या रखेंगे? नॉट क्यू पर क्या रखेंगे? यहाँ क्यू डैश से क्यू नॉट, ठीक है। अब हम कर ही देंगे, बोलो। रखो क्यू की जगह इस क्यू बड़े रखो, क्यू आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब हमें क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, बड़ी सावधानी से हम इसको ऐसे कर देंगे, ठीक है। डीएस का इंटीग्रेशन करेंगे, क्यू आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और ई इसको करेंगे, व्हाट इज दिस? इसका करोगे सरफेस एरिया क्या हो जाएगा बोलो? 4 पाई, और इसकी रेडियस कितनी दूर पे लिया हमने? स्मॉल आर, 4 पाई आर स्क्वायर। सो क्यू आर क्यूब, और क्या हो जाएगा बताओ? एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा? इसको उठा के इधर ले आओ, इधर ले आओ भाई, ठीक है। और कहीं और तो सब कुछ कट गया है ना, देखो ऐसे गया, 4/3 के अंदर ऐसे आ गया, ठीक है। और कोई चीज तो नहीं बचती है, ठीक है। चलो अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, इसके अंदर क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, बोलो क्या आ जाएगा? क्यू आर क्यूब डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर और 4 पाई, ठीक है। इसके आर स्क्वायर से इसका 2 कट जाता है, 1 बच जाता है, और आपके पास अब क्या मिलेगा? क्यू आर डिवाइड बाय आर क्यूब है, सॉरी ये क्या है? आर क्यूब है, और यहां क्या मिलेगा बताओ भाई? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, करेक्ट। ये बचेगा ना? आप इसको लिख भी सकते हो क्या, बताओ भाई? आप इसको क्या लिख सकते हो? के भाई ये क्या हो गया है? पूरा का पूरा के क्यू आर डिवाइड बाय,
सो दिस इज आल्सो एक्सप्रेशन, ऐसा बना सकते हो। अच्छा, अभी आप इसको देखो, बुक में आपको ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, आपको तो आना चाहिए ना। कई बार एक से ज्यादा मतलब ये ऐसे कुछ नीचे डायरेक्शन आखिर तक और अलग से हो, तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले विच वन इज द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनसाइड, ये तो आपको 2-3 पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो इसी को हम एक और तरीके से ले सकते हैं, क्यू आर 4πε0 आर क्यूब, ये मिला आपको। चलो क्या मैं इसको 3 से इधर और 3 से इधर कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। और अब इसको तुम लिख सकते हो क्यू आर, देखो 4/3 मैं इसको लिख रहा हूं, 4/3 पाई आर क्यूब। समझ में आया भाई? आर क्यूब इसके साथ रख दिया, एप्सिलॉन को पीछे रख दिया। क्यों रख रहा हूं, कुछ समझ में आ रहा है? समझ में आएगा। व्हाट इज दिस? 4/3 पाई आर क्यूब क्या होता है? वॉल्यूम, ठीक है। तो बताओ, क्यू आर डिवाइड बाय 3 वॉल्यूम एप्सिलॉन नॉट, एंड व्हाट इज क्यू डिवाइड बाय बी? क्यू डिवाइड बाय बी क्या होता है? डेंसिटी होती है कि नहीं? तो इसकी जगह आप क्या रख दोगे? एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, बोलो क्या हो जाएगा? रो आर 3 एप्सिलॉन नॉट, है कि नहीं? एक सीधा तिया, एक उल्टा तिया, ऊपर रो आर 3 एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इंसुलेटिंग स्फीयर। इंसुलेटिंग स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वो भी इनसाइड। तो इनसाइड वाला केस इसमें अलग है। तो अब आपको कुछ समझ में आ रहा है कि इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या वो आर पे डिपेंड कर रही है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड आर पे डिपेंड कर रही है? बिल्कुल कर रही है। लेकिन वो कैसे डिपेंड कर रही है? चलो बताओ कैसे डिपेंड कर रही है, बताओ भाई कैसे डिपेंड कर रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड वाला केस देखो, सो दिस इज एस पॉइंट, इनसाइड वाला है ना, क्या हो गया है? रो आर 3 एप्सिलॉन नॉट। तो देख सकते हो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब हम करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से? सेल की वजह से, ठीक है। ये बताया था मैंने, मैं डायग्राम बना रहा हूं। और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, ये वाला क्या बताया था मैंने? बताओ, सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर, या फिर कह सकते हो इंसुलेटिंग स्फीयर, या यहां क्या कह सकते हो? कंडक्टिंग स्फीयर। तो चलो इसका ग्राफ बनाते हैं हम। ग्राफ में कुछ ऐसे बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ध्यान से समझना है। ये कौन सा है? कंडक्टिंग। देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या थी? कंडक्टिंग में याद करो 0। तो यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी? 0। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम से मैक्सिमम हो गई, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाती है? कम, ठीक है। इधर यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? देखो आर क्या है? डिस्टेंस। जितनी डिस्टेंस बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। कहां तक हो गई है? इसके यहां तक क्या हो गई है? मैक्सिमम। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? घटती है। देख लो ये वाला एक्सप्रेशन कहां है? ये वाला एक्सप्रेशन, ये वाला, ये देखो, ये वाले कौन से हैं? ये वाले दोनों केस कौन से हैं? सेल वाले, ये वाले तो केस हैं कि दोनों में देखो सेम है। इसके बाद क्या होती जाती है? घटती जाती है। तो आप यहां ये बताओगे कि इस वाले केस में यहां तक तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होती ही नहीं है, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो जाती है। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज आर। भाई ये वाला पॉइंट देखो, ये मैं डॉट डॉट बना रहा हूं, तो यहां तक कुछ भी नहीं है, ठीक है। और यहां तक क्या है? सो दिस इज आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। इधर क्या है? आर। तो इस पॉइंट के ऊपर आर इज इक्वल टू आर, ये जो डिस्टेंस है किसके बराबर हो जाती है? बिल्कुल बराबर हो जाती है किसके? रेडियस ऑफ स्फीयर। तो बिल्कुल उसके बराबर हो जाती है, ठीक है। अब इसके, ठीक है, बराबर हो जाती है। तो जब r इज इक्वल टू आर होगी, कैपिटल R इज इक्वल टू, दोनों आपस में बराबर होंगी, तो इस केस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगी। सो दिस इज E मैक्सिमम, ठीक है। इस तरफ क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। चलो अब बात इधर करते हैं। इनसाइड स्फीयर, ये कोई पॉइंट R है, इस तरफ क्या है? बताओ भाई, इस तरफ क्या है? डिस्टेंस। इनसाइड स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल,
डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का साइन जो ग्राफ होता है वैसा तो होता है लाइक दिस, ठीक है। अब ये फील्ड हो जाती है मैक्सिमम और उसके बाद क्या होती जाती है, देख लो फार्मूले देखो, आप फार्मूले मेजर करो, फार्मूले देखो, सभी फॉर्मूले देखो आप, ठीक है। मैं फॉर्मूले दोबारा लिख रहा हूं, ठीक है। ई आउटसाइड, ई सरफेस, ई इनसाइड, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या था, के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर। इसका फॉर्मूला क्या था, के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर। इसका क्या था, 0। चलो यहां बात करते हैं। देखो ऊपर तो क्या है, सेल वाला, ऊपर क्या है, सॉलिड वाला, इधर से ऐसे, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, सॉलिड स्फीयर का ये आउटसाइड का फॉर्मूला क्या था, बताओ, के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर, बिल्कुल वही है। इसका सरफेस के ऊपर क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सेम जो इसका था। मतलब ये जो दोनों ग्राफ हैं, यहां से यहां तक जो ग्राफ मिलेंगे, मतलब यहां से यहां तक तो क्या रहेगा, यहां से यहां तक तो क्या रहेगा, इनका ग्राफ क्या रहेगा, सेम, ठीक है। तो बनाने में थोड़ा सा हो सकता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, ठीक है। देखो ये दोनों जो ग्राफ ही हैं, यहां तक तो क्या रहेगा, सेम रहेगा। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाती है, कहां, इनसाइड, मतलब यहां से इससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, देखो खाली है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से स्टार्ट हो जाती है, कब, जब ये इसकी मैक्सिमम पॉइंट पे जाती है, ठीक है। तो देख कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बढ़ रही है, उसके बाद बढ़ने के बाद फिर दोबारा घटने लग जाती है इसमें, ठीक है। यहां तो बिल्कुल 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0। ये वाला केस क्या था, इनसाइड वाला केस क्या था, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो, बोला था ना मैंने आपको, सीधा तिया उल्टा तिया, सिग्मा आर 3, ठीक है। तो इस वाले केस में आर के साथ साथ में क्या बढ़ता जा रहा है, क्या बढ़ता जा रहा है, क्या बढ़ता जा रहा है भाई, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जा रही है। उसके बाद ये वाला पॉइंट कौन सा है, व्हाट इज दिस पॉइंट, दिस इज पॉइंट वेयर आर इज इक्वल टू आर। ये वाला पॉइंट क्या है, तो आर की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, आर की हो जाती है। तो आप देख भी सकते हो, देखो यहां देखो, ये वाला केस है। चलो आर को और इन दोनों को बराबर रखो, आर इज इक्वल टू आर क्या हो जाएगा भाई, इसको कैपिटल आर रखो और ये आर क्यूब है, तो क्या हो जाएगा, ये वाला आर कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये आर इज इक्वल टू आर कब आया था, बताओ भाई, ये आर इज इक्वल टू आर कब आया था। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी है भाई, इनसाइड वाली है, ठीक है। तो ये आर इज इक्वल टू आर ही कब वाला केस होता था, बताओ, जब बिल्कुल स्फीयर पे हो, सरफेस पे हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ई सरफेस हो जाएगा, और सरफेस पे क्या हो जाएगा बताओ, के क्यू कैपिटल आर, आर क्यू, क्या हो जाएगा, के क्यू सरफेस, ठीक है। तो ये आपको बहुत ही जरूरी टर्म है, ये आप देखोगे, ठीक है। तो ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स हम देख लेंगे, आप पढ़ना, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर लास्ट है, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर